बीए प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय की इस प्रथम कक्षा में पहल स्वागत और अभिनंदन है। आज से अपन अर्थशास्त्र विषय की एक महत्वपूर्ण इकाई उपभोक्ता के व्यवहार के साथ अपनी कक्षाओं का आरंभ कर रहे हैं। आज की कक्षा में अपन एक उपभोक्ता और उसके व्यवहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जिसे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का नाम दिया जाता है, के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। एक उपभोक्ता जो कि विवेकशील माना गया है, वह किस प्रकार से व्यवहार करे कि उसको अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसी संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के द्वारा कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इनमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है उपभोक्ता के व्यवहार को स्पष्ट करने वाला और उसका सटीक विश्लेषण करने वाला उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कई नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, जिनमें ड्यूपिट, गोसेन, वॉलरस, मेंजर, जेवंस आदि के नाम लिए जा सकते हैं, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। बाद में प्रमुख नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, जिनमें मार्शल और पीगू का नाम लिया जाता है, इन्होंने इस सिद्धांत को आगे और अधिक डेवलप किया है। इस सिद्धांत की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है इस सिद्धांत में एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि के रूप में मापनीय माना गया है। कई नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा को सुझाव के रूप में दिया गया है। इसी संदर्भ में वोल्रस नामक अर्थशास्त्री ने भी एक अन्य सुझाव दिया है और बताया है कि एक व्यक्तिनिष्ठ इकाई, जिसे यूटिल्स का नाम दिया गया है, को भी उपयोगिता को मापने के मानदंड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पहले अपन इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख मान्यताओं को समझते हैं। जो पहली मान्यता है वह है एक उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात उसका व्यवहार लॉजिकल है। कहने का तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से व्यय करेगा और उसको व्यय करने से वह अधिकतम उपयोगिता व संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरी मान्यता है उपयोगिता को गणनावाचक रूप से मापनीय माना गया है और इसको मापने का जो सबसे प्रमुख और सुलभ माध्यम है वह मुद्रा के रूप में माना गया है। यहाँ पर चूँकि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा गया है, इसलिए यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस मुद्रा के माध्यम को एक उपयोगिता के मापने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं माना जा सकता। इसलिए यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानते हुए सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण नियम का प्रयोग किया गया है। वह नियम है ह्रासमान उपयोगिता नियम, जिसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता एक वस्तु की जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। इस सिद्धांत में प्रारंभ में, यानी इसके प्रारंभिक संस्करणों में, एक उपभोक्ता को एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को योगात्मक माना गया है, यानी एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को योग किया जा सकता है, यानी एडिटिव माना गया है। इन मान्यताओं के आधार पर अपन उपभोक्ता के संतुलन का प्रतिपादन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि अपन एक वस्तु ही बाजार में मानते हैं तो एक उपभोक्ता अपनी आय को, यानी अपनी मौद्रिक आय को, या तो उस वस्तु को क्रय करने में व्यय करता है या वह संपूर्ण आय अपने पास रिटेन रखता है। ऐसी स्थिति में यदि वह एक्स वस्तु, जो कि एकमात्र वस्तु बाजार में उपलब्ध है, पर व्यय करता है तो वह संतुलन की स्थिति में तब होता है जब उसे एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की बाजार कीमत, जिसे पी एक्स के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, कि समान हो जाती है।
सिंबॉलिकली इसे अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जिसे MUX से डिनोट किया गया है वह PX यानी उस वस्तु की बाजार कीमत के समान हो जाती है संतुलन की स्थिति में। एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता यदि उसकी कीमत से अधिक है तो एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की क्रमशः अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा और वह तब तक एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ाता रहेगा जब तक कि उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी बाजार कीमत के समान नहीं हो जाती है। इस प्रकार से इस सिद्धांत को एक वस्तु से विस्तार करके कई प्रकार की वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को अलग अलग उनकी कीमतों के अनुपात के समान करता है, जिसे अपन संकेत रूप में निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात एक दूसरी वस्तु वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के समान होता है। यानी यहाँ पर एक उपभोक्ता मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करने से प्राप्त उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए समान करने पर ही संतुलन की स्थिति में होता है। यदि उपभोक्ता किसी एक वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है तो वह उस वस्तु पर अधिक खर्च करेगा और अन्य वस्तु पर खर्च में कटौती करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक कि सभी वस्तुओं के संदर्भ में उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात समान नहीं हो जाता है। इस प्रकार से एक उपभोक्ता इस सिद्धांत के अनुसार उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के अनुपात को समान कर रहा होता है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। इन आलोचनाओं में जो सबसे प्रमुख आलोचना है वह है इस सिद्धांत में उपयोगिता का गणनावाचक माप किया गया है, जो कि चूँकि उपयोगिता एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, यानी प्रत्येक उपभोक्ता के संदर्भ में एक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार से उसका गणनावाचक माप करना इस सिद्धांत की एक प्रमुख सीमा है। इसी के साथ यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी स्थिर माना गया है, क्योंकि वास्तविक जीवन में आय में वृद्धि के साथ साथ मौद्रिक आय की जो सीमांत उपयोगिता है, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार से इस विश्लेषण की ये भी एक प्रमुख सीमा है। उपभोक्ता को यहाँ पर पूरी तरह से विवेकशील मान लिया गया है, लेकिन व्यवहार में अज्ञानता और एक समाज के विभिन्न आदतों और रीति रिवाजों के अनुसार एक उपभोक्ता विवेकशील नहीं रह पाता है। इसी के साथ यहाँ ये सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जो कि आत्मविश्लेषणात्मक और एक मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित होने के कारण से ये सिद्धांत एक व्यक्तिनिष्ठ प्रकार का सिद्धांत है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं के संदर्भ में अलग अलग परिणाम देता है। इस तरह से इन आलोचनाओं के कारण से इस सिद्धांत की व्यावहारिक आधार पर कई प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन इस सिद्धांत ने पहल एक उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को स्पष्ट किया है और इसके लिए उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग किया है। इसी क्रम में अपन अगले सिद्धांत का अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।